हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य। जो BA थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्राएं हैं जो हिंदी गद्य से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आज की क्लास में कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। आज के हम इस वीडियो में मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, जो आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों बस देर ना करें और अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम जो आपके BA थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य का कुछ सारांश है, आपके मॉडल पेपर हैं, वो आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। और अच्छे से आप लोग तो देखिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे से आप लोग को देखना होगा। क्योंकि ये प्रश्न जो अगर आज देखते हैं तो आपके जो पेपर है और जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। और अच्छे से आप लोग को ये नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके से प्रश्न हमारे क्वेश्चन बुकलेट में आते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ दोस्तों। तो बस ध्यान से अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, BA थर्ड सेमेस्टर हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र आपका है हिंदी गद्य। टाइम 3 घंटे का आप लोगों को पता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी खंड आ, यानी कि खंड आ सेक्शन आ के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना होगा। इसमें से जो प्रश्न अगर आप तैयार करते हैं उसी से आपको इससे ज़्यादा अंक ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको यहीं से मिलते हैं। अब इसमें आपको एक छोटा प्रश्न होता है, इसमें आपको ज़्यादा कम समय में ज़्यादा अंक लाने के टाइम होता है और तैयारी भी ज़्यादा हो जाती है। तो खंड आ से आपको 50 शब्दों में लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला का फर्स्ट है, हिंदी कहानी के विकास के चरणों को बताइए। हिंदी कहानी के विकास के चरणों को बताइए। कौन कौन से चरण हैं? हिंदी कहानी का विकास किस तरीके से हुआ, इसके बारे में पहले बताएंगे हम। हिंदी कहानी का अगर विकास अगर देखा जाए तो वैदिक साहित्य से मिलते हैं। जो हिंदी कहानी के सूत्र हैं वो वैदिक साहित्य से मिलते हैं। कथा और आख्यान और उपाख्यान आदि के नाम से जो मनोरंजक कथाएं मिलती हैं उन्हें हम कहानी का आरंभिक रूप मानते हैं। जैसे संस्कृति, पाली, प्रकृत और अपभ्रंश साहित्य में कहानी का यही स्वरूप मनोरंजन या उपदेश देने का रहा है। आधुनिक कहानी प्राचीन भारतीय परंपरा के अंतर्गत होते हुए भी पाश्चात्य कहानी के आधार पर विकसित हुई है। अब बात करें कहानी के कहानी के कई चरण आते हैं। मुख्य रूप से पहला आपका आता है प्रेमचंद से पूर्व युग, जो आपका आता है प्रेमचंद से पूर्व का युग आता है। दूसरा आता है प्रेमचंद युग और तीसरा आता है प्रेमचंदोत्तर युग। ये तीनों युग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यही इनके 3 चरण हैं। पहला प्रेमचंद से पूर्व युग, दूसरा प्रेमचंद युग और तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। ये तीनों युग आपके हिंदी कहानी के विकास का पूर्ण स्वरूप देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है आपका कि उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए। उपन्यास और कहानी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में जो थर्ड सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आते थे क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में अंतर, इसमें लिखना होगा आपको कि कहानी और उपन्यास कथा साहित्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं। कथा साहित्य जो है वो इसकी प्रमुख 2 विधाएं हैं। पहला तो आपका आता है एक ही जात की रचनाएं होने के कारण इन दोनों विधाओं में पर्याप्त समानता है। दोनों विधाएं कलात्मक रूप से मानव जीवन की व्याख्या करती हैं। दोनों के शास्त्रीय तत्व समान हैं, उनके मूल में भी ऐसा ऐक्य है। इसी साम्य प्रभावित होने वाले कारण कुछ व्यक्ति कहानी को उपन्यास का लघु संस्करण मानते हैं, किंतु यह धारणा सबल नहीं है, क्योंकि उपन्यास और कहानी में पर्याप्त अंतर है। प्रथम कहानी का आकार छोटा है जबकि उपन्यास का बड़ा होता है, और इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि कहानी छोटा उपन्यास है या उपन्यास बड़ी कहानी है। इस प्रकार उपन्यास में कोई एक अध्याय कहानी नहीं हो सकता और ना ही कहानी किसी उपन्यास का अध्याय बन सकती है।
बाबू गुलाब राय जी का कहना है कि उपन्यास के आकार के विषय में ठीक कहा है कि यह कहानी ऐसे ही असंगत होगा जैसे चौपाए होने की समानता के आधार पर मेढक और छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहना दोनों के शारीरिक संस्कार और संगठन में अंतर है। अतः कहानी और उपन्यास कथा साहित्य का अंग होते हुए भी दो भिन्न विधाएं हैं। तो ये होता है आपका उपन्यास और कहानी में अंतर। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे तीसरा प्रश्न है कि कहानी की परिभाषा दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कहानी की परिभाषा के बारे में हम आपको कहानी की परिभाषा के बारे में बताएंगे। अब कहानी की परिभाषा लिखेंगे आप लोग कि गद्य साहित्य में कहानी सबसे लोकप्रिय विधा है। गद्य साहित्य में कहानी सबसे लोकप्रिय विधा है। कहानी कहने अर्थात बात या घटना को विशिष्ट शैली के साथ कहने की कला का नाम है। अंग्रेजी में इसके लिए हम बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। क्या बोलते हैं इसको हम? शॉर्ट स्टोरी के प्रचलन के शब्द का प्रचलन हुआ। इस रूप में इसे लघु कथा भी कहा जाता है। इस प्रकार कहानी के लिए शब्द भी प्रयोग होता है। इस विधा भारत में बहुत प्राचीन समय में प्रचलित है। वर्तमान में जिसे कहानी के रूप में साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त होती है और अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी तथा बंगाल के गल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये कहानी का परिभाषा होते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है रोज कहानी के लेखक के नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। अब ये आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपका है कि रोज कहानी के लेखक का नाम। रोज के जो कहानी है उनके लेखक का नाम है सच्चिदानंद, जिसे हम कहते हैं साहिवा आज्ञे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। ये हिंदी जगत के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से भी एक हैं। तो ये रोज कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण इन्होंने किया है। रोज जो है इनके कहानी, रोज इनका जो है कहानी, और इसके आधार पर इन्होंने मालती जी का चरित्र चित्रण किया है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दाज्यू शब्द का प्रयोग किस आधार पर हुआ है। अब इसमें लिखना होगा कि दाज्यू कहानी में जिसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है वह व्यक्ति अपने कार्यालयी कार्य से इस शहर में आया। यहाँ बहुत अधिक भीड़ भाड़, किंतु उस व्यक्ति पर कोई भी चेहरा अपना या जाना पहचाना नहीं दिखाई पड़ता है। तब उस व्यक्ति को मानसिक दशा पर टिप्पणी करते हुए लेखक मानव स्वभाव के ऊपर टिप्पणी करता है। कहानी के प्रसंग में यह टिप्पणी औचित्यपूर्ण है। कई बार व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित होती है कि वह अनेक लोगों के बीच होते है, फिर भी अपने को अकेला पाता है। उसे लगता है जैसे यहाँ आदमी तो है पर उनमें अपना कोई नहीं है। वह ना किसी से बात कर पाता है, ना किसी के साथ संपर्क बना पाता है। इस भीड़ में अकेलापन महसूस करना है, यानी कि सूनेपन की अनुभूति होती है। यानी क्या होता है? सूनेपन की। मान लो आप कहीं नए कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में गए, वहाँ पे आपको अगर आप फ्रेंड नहीं है, कोई अपना नहीं है, तो वहाँ आपको जो अकेलापन महसूस होता है उसी का शब्द जो दिया है वो दाज्यू का शब्द दिया है उन्होंने। यानी कि इस भीड़ में उन्होंने अकेला महसूस करने के लिए उन्होंने बोला कि सूनेपन की अनुभूति करना। ये स्थितियाँ या तो किसी नई जगह पर होने पर होती है अथवा मानसिक विरक्ति के कारण होती है। जैसे आपको नई जगह है या फिर आपसे कोई आपका मानसिक विरक्त है, तो इस तरीके से इस जगह को दाज्यू शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास का नाम लिखो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास का नाम कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास कौन कौन से हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये प्रश्न मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आपको खुद बताना होगा मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास के नाम कौन कौन से हैं। सबको आता है ऐसा नहीं, किसी को नहीं आता है। तो ये आपको दोनों प्रश्न जो हैं वो दो आपके जो उपन्यास हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप लोगों को बिल्कुल आता है।
तो अब आपको नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। और वैसे भी आप लोग जानते ही हो कि मुंशी प्रेमचंद की जो दो उपन्यास हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है और कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके पूरे सिलेबस में चल रहा है। तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इनके दो उपन्यास कौन कौन से हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को ये प्रश्न के आंसर देने हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 7वां नंबर, कहानी के परिवेश के महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी आपका। इसमें होगा आपका कहानी के परिवेश के महत्व पर प्रकाश डालिए। कहानी का परिवेश क्या है, इसको आप लोग समझेंगे। कहानी की संरचना में परिवेश की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परिवेश को देश काल यानी कि वातावरण भी कहा जाता है। जो परिवेश होता है, परिधन आवेश, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो परि का मतलब होता है चारों ओर, आवेश का मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि चारों ओर ऊर्जा, यानी कि वातावरण जिसे कहते हैं हम, वाताधन आवरण, यानी वाताधन आवरण। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं। तो परिधन क्या होता है, परिधन आवेश, आवेश। उसके बाद में फिर आपका आता है परिधन आवेश। अब इसमें आपका आ जाएगा कि देश, वातावरण भी काल भी कहा से कहते हैं, यानी कि परिवेश को हम देश काल यानी कि देश काल भी कहते हैं। देश काल का क्या होता है, वातावरण भी कहा जाता है। कहानीकार यानी कि कलात्मक रूप में इसका प्रयोग करता है। कहानी में नाटकीयता और रोचकता, कहानी में नाटकीयता और रोचकता का वह प्रमुख आधार है जिसमें प्रेमचंद अपनी कहानी, यानी जो प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, क्या ईदगाह के स्थल का जो वर्णन करते हैं वह इस कहानी को वास्तविक बनाता है। यानी कि हामिद को तैयार होना, बच्चों के साथ वार्तालाप कहानी का परिवेश है। इसी के माध्यम से कहानी रोचक रूप धारण करती है। यानी हिंदी जगत में निर्मल वर्मा अपनी कहानियों में परिवेश का बेहतर उपयोग करते हैं। कहानी में परिवेश नहीं होगा तो कहानी स्पष्ट आकार नहीं करेगी। यानी कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें होता है परिवेश। क्या होता है, परिवेश। तो इसका मुख्य रूप होता है, मैंने अभी आपको मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी थी ईदगाह में, तो ईदगाह में उन्होंने जो वर्णन किया है किसमें, हामिद का तैयार होना, बच्चों के साथ वार्तालाप की कहानी का परिवेश है। यानी कि बच्चों के साथ वार्तालाप करना ही ये मुख्य रूप से इनकी कहानी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि रोज कहानी की मूल संवेदना के 5 तत्व बताइए। यानी 8वां प्रश्न है कि रोज कहानी के जो मूल संवेदना है इसके प्रमुख 5 तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे। कहानी की जो संवेदना है वो कहानी के विकास के 3 विभाग महत्वपूर्ण हैं। पहला तो प्रेमचंद है, इसके पूर्व युग और प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। समानांतर कहानी का संबंध प्रेमचंदोत्तर युग से है। इसमें विशिष्ट क्या है, स्वातंत्र्योत्तर कहानी महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें तो इस काल की जो कहानी जो कहानी 5 भागों में बटी है वो कौन कौन सी हैं। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा यथार्थवादी और चौथा नई कहानी, पांचवा सठोत्तरी कहानी। ये चारों 5 कहानी आपकी मिला के जो इसकी जो प्रमुख संवेदनाएं हैं, रोज कहानी की मूल संवेदना है उसको प्रेमचंद का पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, ये तीनों आपके कहानी मिला के आपके मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी, यथार्थवादी और नई कहानी, सठोत्तरी युग कहानी, ये चारों 5 मिला के आपके क्या होते हैं, रोज कहानी के मूल संवेदना है। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 9वां नंबर कि पर्दा के यानी कि लेखककार कौन है। यानी कि पर्दा के लेखककार कौन है, यानी कि लेखक यहाँ पे हैं, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा, लेखक कौन है नाम लिखे कि पर्दा के आंसर में लिखेंगे आप लोग। यानी कि पर्दा यानी कहानी, पर्दा कहानी जो है इसके लेखककार कौन है, पर्दा कहानी के लेखककार कौन है नाम लिखिए। तो आंसर में आप लिखेंगे इसमें पर्दा कहानी के रचनाकार जो हैं वो कौन है, यशपाल हैं, यशपाल जी हैं। यशपाल जी की पर्दा की जो पर्दा है इनकी कहानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी कहानियों में से सर्वश्रेष्ठ में से एक कहानी है।
इस कहानी का केंद्र एक ऐसी घटना को रखा गया है जो आम भारतीयों के सामाजिक जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसमें आम भारतीयों के कड़वी सच्चाई के बारे में बताया गया है और इन्होंने सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया कि हमारे समाज में औरत घर की आबरू है और इज्जत है, ये इनका मुख्य टॉपिक है। तो समाज के बारे में इन्होंने पर्दा के अनुसार किस प्रकार व्यक्तियों के प्रति इन्होंने अपनी जागरूकता को बढ़ाया है और अच्छे से इन्होंने डिफ़ाइन भी किया है। तो ये चीज़ें पर्दा के बारे में, पर्दा कहानी से लेके इन्होंने अपना यशपाल जी ने मत दिया है, यानी कहानी लिखा है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर, सेक्शन सी का सबसे लास्टवां प्रश्न है, कथानक को स्पष्ट करने की कथानक क्या होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अब कथानक में आपका आता है कि कहानी में कथानक का मूल स्वरूप क्या होता है। कथानक का अर्थ है कथा का मूलाधार, यानी कि कथानक का अर्थ होता है कि कथानक का जो मूल अधिकार होता है कि कथा का मूलाधार, यानी कि कोई कहानी जिस घटना, चरित्र, उद्देश्य या अन्य किसी आधार पर विकसित हुई है वह कहानी के तात्विक चिंतन में कथानक कहलाता है। विन्यास से आशा है उसका प्रस्तुतिकरण भाव। कोई कथा किस सुंदर सहज सुगठित मूल्यवान रूप में हमारे सामने आ रही हैं वह उसका विन्यास कहलाता है। कहानी के कथानक के लिए अंग्रेजी में प्लॉट ऑफ स्टोरी, यानी कि अंग्रेजी में प्लॉट ऑफ स्टोरी, कथानक को अंग्रेजी में बोलते हैं हम प्लॉट ऑफ स्टोरी, यानी कि पद का प्रयोग किया गया है। और कहानीकार के लिए यह चुनौती होती है कि वह कथानक को कैसे और कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करे, उसके रचना विन्यास में ही उसकी सफलता छिपी होती है। तो ये होता है कथानक। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। उसके बाद फिर आपका आता है सेक्शन बी, खंड बा की तरफ चलेंगे। इसमें केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर 200 शब्दों में लिखना है। अब इसमें आपका था कि गबन उपन्यास की समस्या पर प्रकाश डालिए, गबन उपन्यास की समस्या पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि गबन उपन्यास का रचनाकाल सन 1931 का हुआ है। भारतीय समाज की दृष्टि से यह समय स्वतंत्रता संग्राम का है। शासन तंत्र विदेशियों के हाथ में है, इसलिए भारतीयों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि कुछ पढ़े लिखे भारतीय शासन की क्रियाओं में छोटे मोटे पदों पर कार्य, संपूर्ण रचना कर्म में भारत की जमींदारी प्रथा पर लगातार तंज कसते रहे हैं। गोदान उपन्यास हो या कफन कहानी, पंच परमेश्वर हो या कर्मभूमि जैसे सभी रचनाओं में जमींदारी प्रथा, उसमें उपजा हुआ भ्रष्टाचार का तंत्र समाज में घुन की तरह कार्य करता दिखाई पड़ता है। गबन उपन्यास में यह समस्या केंद्र में रखी गई है। गबन उपन्यास की एक खास बात यह भी है कि इसमें एक युवक और युवती का चरित्र केंद्रों में है, जो इस बात का प्रतीक है कि युवाओं में दिखावे की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे चोरी करने से भी नहीं हिचकते और मानसिक रूप से इतने कमज़ोर भी हैं कि किसी मानसिक दबाव को झेलने की क्षमता उनमें नहीं है। बार बार ठोकर खाने के बाद भी अपनी मानसिक कमजोरियों पर विजय प्राप्त न कर पाना यह सिद्ध करता है कि भारतीय समाज में संस्कारों का गहरा फासला विकसित हो गया है और भ्रष्टाचार समाज के लिए अभिशाप है। कि दुर्भाग्य की बात यह है कि यह भ्रष्टाचार दिखावे के लिए और बढ़ रहा है। 1931 ईस्वी में प्रेमचंद द्वारा उठाई गई समस्या अब और विकराल रूप धारण करती जा रही है। ऐसे में हमें समाज को इससे बचाने के लिए और सजग होना होगा। तो ये गबन उपन्यास की जो समस्या है उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप लिखेंगे इसमें आप लोग कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन यानी कि साहित्यिक परिचय। यहाँ पे इसमें लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। विश्व साहित्य जगत में उनका अपना स्थान है। प्रेमचंद का
जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही गांव में हुआ था। यानी कि प्रेमचंद जी का जो बनारस के लमही गांव में है वहाँ पे उनके हुआ था, उत्तर प्रदेश में। मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। घर में खेती होती थी। पिता मुंशी अजायब राय डाकखाने में मुंशी का काम करते थे। इसी से प्रेमचंद के साथ मुंशी शब्द जुड़ गया। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी सबसे मशहूर कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो बचपन का नाम था धनपत राय था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई। काशी से ये इंटर की परीक्षा पास की और भाषाओं के प्रति लगाव ने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित किया। पिता का असहाय देहावसान हो जाने के कारण जल्द ही शादी हो गई। शादी का अनुभव बहुत ही अच्छा नहीं रहा। पारिवारिक क्लेशों में मन अशांत रहता था। बाद में दूसरी शादी हुई जो दाम्पत्य जीवन के अंत तक सहारा बना रहा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने मास्टरी की नौकरी कर ली। विद्यालय में हेडमास्टर हो गए। कुछ समय पश्चात शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद से नियुक्त हो गए। यह दौर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दौर था। प्रेमचंद स्वतंत्रता संग्राम की ओर आकृष्ट हुए। गांधीवाद की विचारधारा ने खासा प्रभावित किया। स्वतंत्रता की चाह और राह तथा सरकारी नौकरी का एक साथ चलना संभव न था। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और साहित्य सेवा में लीन हो गए। लेखन में पदार्पण के साथ अपने प्रेमचंद ने की उपनाम धारण कर लिया। यही नाम अंत तक चलता रहा। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य का कहानी और उपन्यास के माध्यम से समृद्धि ने आधारभूत ढांचा प्रदान किया और 300 से अधिक कहानियों और दर्जन भर उपन्यास लिखे। ईदगाह और पंच परमेश्वर के साथ कहानी की जो यात्रा शुरू हुई कफन पर जाकर रुकी, अर्थात एक बालक हामिद के माध्यम से जो कहानी यात्रा आरंभ हुई वह उसका कार्यावसान कफन कहानी के माध्यम में जाकर होता है। उसके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके कौन कौन से हैं? गोदान है, गबन है, प्रेमाश्रम है, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और सेवा सदन आदि। हमारे पाठ्यक्रम में गबन उपन्यास निर्धारित है। इसमें उपन्यास में युवा दाम्पत्य रामनाथ और जालपा के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज में ऐसी विसंगति के चित्रित किया है जिनमें मन की लालसा व्यक्ति को ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देती है कि जहां निकल पाना मुश्किल हो जाता है। जालपा की स्त्री मनचंदन हार की लालसा में बचपन में माता पिता, फिर सास ससुर और अंत में पति रामनाथ को परेशान करती है। माँ के पास चंदनहार देखकर भी वह उससे भी द्वेष करती हैं। जालपा की इस लालसा को पूरी करने के लिए पति रामनाथ कर्ज में कुचक्र में फंस जाता है और सरकारी खजाने में भी हेरी फेरा उसे नौकरी से हाथ धोने पर विवश कर देती है। वह घर छोड़कर भाग जाता है। लगातार समस्याओं में घिरा उसका जीवन उसे बेचैन करता है। जालपा की चंदनहार तो मिलता नहीं, उल्टे उसके सभी गहने उसके हाथों में बेच जाते हैं। पति को समस्याओं से निकालने के लिए वह संघर्ष करती है। प्रेमचंद अंततः जालपा के माध्यम से रामनाथ को बचाने में सफल होते हैं। जालपा अपनी गलती स्वीकार करते हुए रामनाथ को संकट से निकालते अंततः वे सपरिवार भारतीय गांव में जाकर सहज जीवन जीते हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन परिचय थी। उसके बाद में फिर आपका आता है कि सारा घर समझकर गहने क्यों नहीं बनवाते। सारा घर समझकर गहने क्यों नहीं बनवाते, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका जो है संदर्भ सहित व्याख्या कर। अब इसमें लिखेंगे कि सारा घर समझा कर, यानी कि सारा घर समझा कर गहने क्यों नहीं बनवाते, ये टॉपिक है। और इसमें किसकी ये है? मुंशी प्रेमचंद हिंदी उपन्यास जगत की, संदर्भ में लिखेंगे आप लोग संदर्भ कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी उपन्यास जगत की अग्रिम पंक्ति के रचनाकार है। उन्होंने अपने उपन्यास में गबन में जालपा की मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए लिखा है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि जालपा के गहने चोरी चले गए तो वह बहुत दुखी हुई। अब उनका मन किसी काम में नहीं रहता था। उसे अपने परिवार के किसी सदस्य पर अब भरोसा नहीं रहा। अब अन्य मानसिक भाव से घर में बंद रहने लगी। घर के सभी लोग उसे समझा चुके थे। जालपा के पिता आए थे, उन्होंने समझाया था और उस पर किसी
बात अच्छी नहीं लग रही थी। घर परिवार के लोग जितना समझाते वह उतना ही गलत समझती थी। उसे लगता था कि घर वाले उसे समझा नहीं रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। सास ससुर क्या, अब तो उससे अपने पति रामनाथ पर भी भरोसा नहीं रहा था। उसे यही लगता कि यदि इन लोगों को मेरी तनिक भी चिंता होती तो क्या मेरे लिए एक दूसरे गहने न बनवा लेते। और उसे लगता उनके पास इतना पैसा है फिर भी ये जानबूझकर मेरे लिए आभूषण नहीं बनाए हैं। यहाँ पे विशेष है कि स्त्री के लिए आभूषणों का कितना मोह होता है, उसकी मना स्थिति यह बदलता है। फिर दूसरा आप लिखेंगे स्वभाव से कि जालपा को लगता था कि इन लोगों के पास पैसे हैं। यह गलत फहमी उसके निराशा का मूल कारण था। तो ये आपको इसके संदर्भ सहित व्याख्या थी। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि आधी रात बीत चुकी थी डॉट 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 फिर लौट गया था, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है 5वां नंबर। अब इसमें आप लिखेंगे 5वें नंबर में संदर्भ कि यह गद्यांश तथा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एसएसबी कीर्ति यानी गबन से यह गद्यांश से लिया गया है। इसमें रामनाथ के मन की दुविधा का वर्णन किया गया है। व्याख्या, रामनाथ और जालपा खुले आसमान के बीच अपने छोटे से कक्ष के बाहर शयन कर रहे हैं। जालपा अपने पति के आगोश से प्रफुल्लित मन निश्चिंत होकर निद्रा मग्न है। रामनाथ को मन व्यग्र है, उसका अपना मस्तिष्क जालपा के गहने चुराने के लिए आतुर है। चंद्रमा धीरे धीरे पेड़ के पीछे से आगे बढ़ रहा है। चिंतित रामनाथ पलंग से धीरे से उठा। उसने चांद की चांदनी में चंद्रमुखी जालपा को देखा तो ठिठक गया। उसका मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया, पैर आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे। बहुत प्रयास के बावजूद भी कक्ष में ना जा सका और पुनः जालपा के बगल में लेट गया। फिर पहला आता है कि चिंता मग्न मन विश्राम में नहीं लगता। रामनाथ भी आज निश्चिंत होकर विश्राम नहीं कर पा रहा था, इसका निष्कर्ष है। दूसरा, पाप कर्म की ओर प्रवृत्त होने पर मन बहुत भार आता है, पैर नहीं उठते। आज रामनाथ पाप कर्म की ओर अग्रसर हो रहा था, इसलिए उसकी मन स्थिति संकटपूर्ण थी। तो ये था 5वां नंबर। उसका फिर छठा प्रश्न आता है आपका कि प्रेमचंद युगीन कहानी पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आप लिखेंगे प्रेमचंद युग की कहानी, हेडिंग डालेंगे प्रेमचंद युगीन की कहानी। इस युग में हिंदी कहानी का उत्कर्ष युग माना गया है। समय सीमा की दृष्टि से यह सबसे बड़ा युग है और संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति युग यानी कि प्रवृत्तिगत मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि इस युग में उपेंद्रनाथ अस्क और भगवती चरण वर्मा ने व्यवहारिक जीवन की व्याख्या और आलोचना करने वाली कहानियों के द्वारा प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया है। जैनेन्द्र और अज्ञेय और इलाचंद जोशी ने मनोवैज्ञानिक कहानियों की परंपरा को समृद्ध किया है। यशपाल तथा पहाड़ी ने क्रमशः यथार्थवादी और प्रेम वासना का नग्न चित्रण करने वाली कहानियाँ लिखी हैं। राहुल संकृत्यायन तथा अटिकपुड़ी आदि ने संस्कृत तथा ऐतिहासिक कहानियों की रचना की है। सन 1950 में के बाद हिंदी कहानी एक नया मोड़ लेती है और स्वतंत्रोत्तर कहानीकारों की कहानियों में पर्याप्त विविधता है, अतः उन्हें किसी वर्ग में नहीं बांधा जाता है। आज की कहानी में जीवन की विविधता तथा समस्याओं की जटिलता चित्रित है। हिंदी कहानी में प्रगतिवादी जीवन दृष्टि मुखर हुई है। इस प्रवृत्ति का विकास यशपाल ने किया है और दूसरी प्रवृत्ति में व्यक्तिवादी कहानी की है। इस प्रवृत्ति की आरंभ जैनेन्द्र और अज्ञेय आदि की कहानियों से हुआ है। कालांतर इसका विकास नई कहानी के रूप में हुआ है। इस काल की कहानियों में 5 भागों में बटी हुई है। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा यथार्थवादी, चौथा नई कहानी और 5वां सठोत्तरी कहानी आदि ये इत्यादि। ये मुख्य रूप से कहानी के ये प्रेमचंद युगीन की कहानी पर एक टिप्पणी लिखना, मुख्य रूप से ये आपका प्रश्न था। उसके बाद फिर आपका आता है खंडसा। अब खंडसा में आपको केवल 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें 500 शब्दों में आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। 500 शब्दों में पहला आपको इसमें 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। खंडसा के मैंने आपको 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न आपको मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद में फिर आपका आता है सेक्शन सी
खंड ब आ खंड बा। अब खंड सा की तरफ चलते हैं। खंड सा में आपको भारतीय 7वां प्रश्न कि भारतीय समाज में हरी बिंदी, यहाँ पे हरी बिंदी है, हरी बिंदी कहानी की प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 8वां नंबर कि गबन, 8वां प्रश्न आता है कि गबन उपन्यास के आधार पर रामनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। 9वां नंबर है कि समकालीन कहानी की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 10वां है पर्दा कहानी का कथासार लिखिए। तो ये आपके 4 प्रश्न थे खंड सा से, और ये मैं आपको 2-2 प्रश्न करके 2 वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपके सेक्शन सी के सारे प्रश्न अच्छे से हो जाएं और आप लोग समझ भी आ जाए। तो अगली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, और अच्छे से आप लोग देखते रहिए, क्योंकि इस प्रश्न का सबसे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में, और अगर आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हैं, उससे ग्रुप वाइज यानी कि व्हाट्सएप के ग्रुप वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है यूट्यूब के अदर्स में। तो वहाँ से आप लोग भी जुड़कर लिंक को आप ऐड कर सकते हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों।